हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कोर्स। तो आज चैप्टर 1 में हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन कि सिविल सूट होता क्या है एक्चुअली में, सिविल सूट की कितनी स्टेजेस होती हैं, कोर्ट किस तरीके से सिविल सूट को आगे लेके चलती है और किस स्टेज पे हमें क्या करना होता है। वो आज हम लोग सिर्फ एक इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ताकि अगले चैप्टर्स के लिए हमारा एक बेस तैयार हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिविल सूट क्या होता है। सिविल सूट आता है whenever there is a civil remedy available to any loss or damage, then we prefer filing civil suit. फॉर एग्जाम्पल ये कर लेते हैं, सपोज करते हैं कि मैंने आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करा था कि आपसे मैंने एक फ्रेंडली लोन लिया और मैं आपको कुछ टाइम बाद वो पैसे रीपे कर दूंगा, बट मैं थोड़े टाइम बाद आपको वो पैसे रीपे नहीं कर पाया। तो ये एक सिविल डैमेज है। सिविल डैमेज क्या है कि आपके पास रिलीफ क्या है इसके अंदर कि आप मेरे से मनी की रिकवरी मेरे से अगेंस्ट सीख कर सकते हो वाया कोर्ट ऑफ लॉ। तो इसलिए ये सिविल सूट के प्रोसेस से चलेगा, इसके अंदर सिविल प्रोसीडिंग्स चलेंगी। एक सिविल सूट ना 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड होता है, ठीक है। सबसे पहला आता है प्लीडिंग्स, फिर होता है ट्रायल और फिर आता है डिक्री या फिर जजमेंट। तो प्लीडिंग्स के अंदर सबसे पहले क्या आ जाएगा। प्लीडिंग्स के अंदर सबसे पहले आता है प्लेंट, फाइल्ड बाय द प्लेंटिफ, ठीक है। उसके बाद प्लेंटिफ कौन होता है। प्लेंटिफ इज द पर्सन हु फाइल्स द सूट, सिविल सूट। तो जो प्लेंट है हमारा, ये किसके अंदर डिफाइंड है। ये प्लेंट हमारा डिफाइंड है ऑर्डर 6 and 7 ऑफ सीपीसी। सीपीसी क्या होता है हमारा। सीपीसी होता है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ठीक है। तो जब प्लेंट फाइल हो गया उसके बाद क्या होगा। उसके बाद कोर्ट नोटिस कर देगा ऑपोजिट पार्टी को, जो जिस पार्टी के अगेंस्ट आप केस फाइल कर रहे हो उसको कोर्ट नोटिस कर देगा आफ्टर स्क्रूटिनाइजिंग योर प्लेंट कि हाँ भाई कोई टेक्निकल डिफेक्ट नहीं है, प्लेंट वैलिड है एज पर द प्रोविजंस ऑफ लॉ। तो चलो इस पे समन इशू कर दिया जाता है। फिर उसके बाद डिफेंडेंट अपीयर होता है। डिफेंडेंट अपना रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करता है। रिटर्न स्टेटमेंट या काउंटर क्लेम फाइल करता है वो। ये फाइल होता है ऑर्डर 8 के अंदर ऑफ सीपीसी, ठीक है। इसके अंदर फाइल हो गया ऑर्डर 8 के अंदर, सीपीसी के अंदर वो फाइल हो गया। डिफेंडेंट कौन होता है। अगेंस्ट हुम केसेस फाइल्ड, ये हमारा डिफेंडेंट होता है, ठीक है। उसके बाद क्या चलता है। उसके बाद आ जाएगा हमारा रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन क्या होता है। रेप्लिकेशन इज रिप्लाई टू द रिटर्न स्टेटमेंट। एक बात आपको बता देता हूं, रेप्लिकेशन का ना कोई प्रोविजनल ऑर्डर या सेक्शन मेंशन नहीं है सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर, बट इट इज अ जनरल प्रैक्टिस कि भाई प्लेंटिफ को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है बिकॉज ही इज द मास्टर ऑफ हिज सूट। मास्टर ऑफ द सूट का मतलब क्योंकि प्लेंटिफ ने सूट फाइल करा है तो इसके पास राइट है अपने सूट को कंटेस्ट करने का इन एवरी पॉसिबल मैनर। इसलिए रेप्लिकेशन की एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है प्लेंटिफ को कि आप डिफेंडेंट के रिटर्न स्टेटमेंट के अगेंस्ट में अपना रिप्लाई फाइल कर दो। तो उसमें रेप्लिकेशन होता है। हाउएवर लॉ के अंदर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं दे रखा होता। तो इस तरीके से जो है हमारी प्लीडिंग्स चलती है। उसके बाद आता है ट्रायल क्या होता है। तो अब ट्रायल देख लेते हैं हमारा ट्रायल क्या होता है। ट्रायल के अंदर क्या आ जाता है। ट्रायल के अंदर सबसे पहले होते हैं इश्यूज फ्रेम्ड। इश्यूज फ्रेम्ड कब होते हैं। ये होते हैं ऑर्डर 14 ऑफ सीपीसी के अंदर। इश्यूज का मतलब क्या हुआ, हमें ये समझना है। सबसे पहले इश्यूज का मतलब है कि जो भी डिस्प्यूटिंग फैक्ट्स हैं वो एक इशू फ्रेम हो जाएगा इन द ऑब्जर्वेशन ऑफ कोर्ट। फॉर एग्जाम्पल
रिकवरी का ही एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करते हैं कि ए ने बी से कुछ पैसे लिए थे उधारे एज पर द प्लेंट ऑफ ए, ठीक है। तो अब ए कह रहे हैं कि बी ने मेरे से पैसे लिए थे और बी कह रहे हैं नहीं मैंने कोई पैसे नहीं लिए थे। तो अब इस केस में क्या होगा, इशू क्या बन जाएगा, वेदर ए इज एंटाइटल्ड फॉर रिकवरी ऑफ एक्स अमाउंट, ठीक है, ओपीपी। अब ओपीपी का मतलब क्या होता है, ओपीपी का मतलब होता है ओनस ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है, प्लेंटिफ के ऊपर, ओनस ऑफ प्रूफ ऑन प्लेंटिफ। क्योंकि ओनस ऑफ प्रूफ प्लेंटिफ के ऊपर क्यों आया, क्योंकि प्लेंटिफ ने एलीज किया है कि भाई इसने मेरे से पैसे उधारे लिए थे और इसे अब मेरे को वापस करने हैं, इसलिए जो फैक्ट जो एलीज करता है वो उसको प्रूव करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। सॉरी, इश्यूज में क्या होता है, कोर्ट भी फ्रेम कर सकती है इश्यूज को, प्लस अगर पार्टीज को लगता है कि नहीं ये एक एडिशनल इशू बनना चाहिए तो पार्टीज भी एक एप्लीकेशन फाइल कर सकती है फॉर फाइलिंग एडिशनल इश्यूज, तो वो कोर्ट कंसिडर करके उसको भी एक इशू बना लेती है, ठीक है। अब हमारा क्या क्या हो गया, अब हमारा एक बार हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा रफ सेक्शन में। अब हमने क्या क्या पढ़ लिया था, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने पढ़ लिया कि सबसे पहले प्लेंट फाइल होता है एक, उसके बाद एक WS फाइल होता है, उसके बाद रेप्लिकेशन फाइल होती है और उसके बाद इश्यूज आ जाते हैं, ठीक है। ये जो था ये हमारा प्लीडिंग स्टेज थी और ये यहां से हमारी कौन सी स्टेज स्टार्ट हो चुकी है, ट्रायल की स्टेज स्टार्ट हो चुकी है। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। तो अब क्या होगा, इश्यूज फ्रेम होने के बाद होता है एविडेंस। एविडेंस कहां पे डिफाइंड है, एविडेंस डिफाइंड है ऑर्डर 18 ऑफ CPC के अंदर। डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ एक और स्टेज देख रहे हैं कि स्टेज वाइज एक केस की जर्नी कैसे होती है, ठीक है। एविडेंस में क्या होगा, प्लेंटिफ एविडेंस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में पी भी मेंशन करा जाता है इन दी ऑर्डर शीट्स। जो कोर्ट ऑर्डर शीट टाइप करती हैं कोर्ट रूम में बैठ के, उसके अंदर प्लेंटिफ एविडेंस को एक एब्रिवेशन दे रखा है PE के नाम से। सिमिलरली डिफेंडेंट एविडेंस, जिसे डी कहते हैं। अब आप ये देखना कि ऐसा कोई फिक्स्ड नहीं है कि पहले प्लेंटिफ एविडेंस होगा उसके बाद डिफेंडेंट एविडेंस होगा। पहले प्लेंटिफ एविडेंस भी हो सकता है, पहले डिफेंडेंट एविडेंस भी हो सकता है, ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको, एक A और B वाला रिकवरी का ही एग्जांपल ले लेते हैं। अब इश्यूज फ्रेम हो गए थे, उसके बाद क्या हुआ कि एविडेंस की बारी आई। अब यहाँ पर हम एज्यूम कर लेते हैं, वैसे स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ये होती है कि प्लेंटिफ सबसे पहले अपना एविडेंस लीड करता है, बट अब इस सिचुएशन में हम ये एज्यूम कर लेते हैं B एक बहुत ही सुपर सीनियर सिटीजन है, 85-90 ईयर्स की एज का है वो। तो अब क्या होगा कि कोर्ट ये देखेगी कि भाई सिंस ही इज़ वेरी सुपर सीनियर सिटीजन तो इसका एविडेंस पहले करा लेते हैं, क्योंकि सूट क्या पता लंबा चल जाए, एविडेंस लंबा चल जाए, तो इसलिए सबसे पहले B का एविडेंस करा लेंगे। तो उस स्पेशल सिचुएशंस में कोर्ट डिफेंडेंट का एविडेंस भी करा सकती है, ठीक है। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या क्या पढ़ लिया था, हमने प्लीडिंग्स देख ली थी, उसके बाद इश्यूज फ्रेम हो जाते हैं, इश्यूज के बाद आता है हमारा एविडेंस। एविडेंस कहाँ पे, ऑर्डर 18 में डिफाइंड है। एविडेंस के अंदर क्या सब कैटेगरीज होती हैं, एविडेंस के अंदर होते हैं दो कैटेगरीज, प्लेंटिफ एविडेंस एंड डिफेंडेंट एविडेंस। तो ये हमारा ट्रायल का पार्ट हो जाएगा पूरा, ये अब हमारा ट्रायल हो गया, ठीक है। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जब एविडेंस हो जाते हैं, जब प्लीडिंग्स कंप्लीट हो जाती हैं, जब सब कुछ हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, फाइनल आर्ग्यूमेंट्स आती हैं। फाइनल आर्ग्यूमेंट्स दो तरीके से हो सकती हैं, ओरली और रिटन सबमिशंस। ये दो तरीके से फाइनल आर्ग्यूमेंट्स आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कोर्ट अपनी आई होप आप लोगों को यहां तक समझ आ गया होगा। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कोर्ट अपनी डिक्री या फिर जजमेंट पास कर देगी।
कभी कभी क्या होगा ना, कुछ सिचुएशंस में होता है, ऑर्डर शीट्स जब हम देखेंगे ना किसी भी फाइनल स्टेज की, तो उसके अंदर दो चीज़ लिखती है कोर्ट, या तो रिजर्व्ड फॉर ऑर्डर्स या फिर हम लिखते हैं प्रोनाउंस्ड जजमेंट इन ओपन कोर्ट। सॉरी। और हमारा जजमेंट और डिक्री कहां पर डिफाइंड है? जजमेंट और डिक्री डिफाइंड है हमारा ऑर्डर 20 ऑफ सीपीसी के अंदर। तो अब हम एक बार अपना फ्लो चार्ट दोबारा देख लेते हैं। हाँ, तो हमने क्या क्या देख लिया, प्लीडिंग्स में क्या क्या आ गया हमारे पास, प्लेंट, डब्ल्यूएस, रेप्लिकेशन, उसके बाद इश्यूज, एविडेंस हो गया पीई और डीई, मतलब प्लेंटिफ एविडेंस और डिफेंडेंट एविडेंस। उसके बाद आ जाएगा फाइनल आर्ग्यूमेंट्स, उसके बाद जजमेंट ऑब्लिक डिक्री। ठीक है, ये कहाँ डिफाइंड है? ये है ऑर्डर 20 में। ऑर्डर, तो एक बार हम ये फ्लो चार्ट देख लेते हैं। आई होप आप लोगों को इस फ्लो चार्ट से समझ आ जाएगा कि कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले प्लेंट का ऑर्डर कौन सा था? प्लेंट का ऑर्डर था ऑर्डर 6 एंड 7। डब्ल्यूएस का कौन सा ऑर्डर था? ऑर्डर 8। रेप्लिकेशन, नो सच स्पेसिफिक प्रोविजन। ठीक है, उसके बाद इश्यूज मेंशन थे ऑर्डर 14 ऑफ सीपीसी। ठीक है, उसके बाद एविडेंस ऑर्डर 18। उसके बाद जजमेंट ऑर्डर, ये कहाँ डिफाइंड है? ये है ऑर्डर 20 ऑफ सीपीसी। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि एक सिविल सूट की जर्नी चलती कैसी है। अब हमें ये लग रहा होगा कि वाओ ये तो बहुत आसान है, तो छोटा है, फिर एक केस की जर्नी इतने लंबे साल क्यों खिंच जाती है? वो इसलिए, इस पूरी जर्नी के बीच में ना कुछ मिसलेनियस एप्लीकेशंस या फिर कुछ और तरीके की एप्लीकेशंस जो एज पर द प्रोविजन ऑफ लॉ, सपोज अमेंडमेंट ऑफ प्लेंट हो गया, या फिर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट हो गया, या फिर एडिशन ऑफ पार्टीज हो गया। ठीक है, ये कुछ एप्लीकेशन जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, वो फाइल होती जाती है, फिर उसका रिप्लाई फाइल होता है, फिर उस एप्लीकेशन पे आर्ग्यूमेंट होती है, फिर वो अलाउ डिसअलाउ ऐसे सब होता है। तो उसके बाद ये केस की जर्नी ऐसे चलती है। बट ओवरऑल एक सूट अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी नहीं आती है तो उसकी जर्नी इस तरीके से चलती है। तो आई होप आपको इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छा लगा हो, और अब मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।